वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल, सब खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फिज़िक्स का टॉपिक। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा फिज़िक्स का, और उसमें आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून। अब स्टूडेंट्स, से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है ये इसके नाम से ही जाहिर है। आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिवर्स गियर में डालें और देखें कि आपने 8 क्लास का चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर था, और उसमें आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। अब सोचें उसमें आपने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? उसमें आपने ये पढ़ा था कि मैस कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मैस को ना तो प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बस ये एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज हो सकता है। यही पढ़ा था आपने। इसको आपने कहा था ये कंजर्वेशन का लॉ है। मतलब कंजर्वेशन का मतलब कांस्टेंट होना, किसी चीज़ का चेंज ना होना, इसको हम कहते हैं कि फ़लाँ चीज़ कंजर्व रही है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये इसका जो टाइटल है ये हाइडिंग ही शो करती है कि ये कुछ ऐसा लॉ है जो ये बताता है कि मोमेंटम कंजर्व रहता है। क्या बताता है कि ये कि मोमेंटम हमेशा कंजर्व मीन कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। क्या होता है अभी? चेंज नहीं। जितना पहले मोमेंटम होगा बाद में उतना ही मोमेंटम होगा। जितना पहले मोमेंटम होगा किसी सिस्टम का, बाद में उसका उतना ही मोमेंटम होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। अब ये लॉ है क्या, इस पर भी बात कर लेते हैं। जो हमारी बुक में डेफिनेशन दी गई है वो ये कि आपस में टकराने वाले दो या दो से ज़्यादा अजसाम पर मुश्तमिल आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या होता है अभी? मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम, लिखते हैं यहाँ पे, मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो, उसका मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मुस्तकिल रहेगा, चेंज नहीं होगा। आइसोलेटेड सिस्टम का ये भी सबसे मेन शर्त है कि होना क्या चाहिए? वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जैसे स्टूडेंट्स, हमने पहले एक लेक्चर में पढ़ भी रखा है कि आइसोलेटेड कहते हैं उस चीज़ को जो आज़ादाना हो, जिस पर किसी का कोई एक्ट ना हो, किसी का कोई इफेक्ट ना हो उस पर, उसको आइसोलेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, लिख लेते हैं यहाँ पे, आ सिस्टम ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट। ऐसा सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, मतलब उस पे बाहर से किसी का कोई एक्ट ना हो, किसी चीज़ का उस पर कोई इफेक्ट ना हो, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून है कि वो सिस्टम जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, कोई बैरूनी फोर्स अमल नहीं करेगी, उस सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। क्या होगा वो? उसका सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? चलें जी, अच्छी बात है अगर आपको डाउट नहीं है तो। चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। उसमें स्टूडेंट्स हम फर्ज कर लेते हैं कोई बॉडीज, इसको मिटा दें। कर लिया नोट आप लोगों ने? चलें जी। Suppose that we have two balls. एक बॉल जिसका मैस m1 है, ये एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है एक खास वेलोसिटी के साथ। वो वेलोसिटी की वैल्यू कोई भी हो सकती है। यहाँ पे हम एक फर्जी वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे
सपोज दैट उसकी वेलोसिटी u1 है। आप कहेंगे जी वेलोसिटी को तो v से जाहिर करते हैं, यहाँ पे u से क्यों जाहिर किया? डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर कि आप इसको किससे जाहिर कर रहे हैं। मैं अगर ब्रॉड सेंस में कहूँ, आप इसको a से भी जाहिर कर सकते हैं, आप इसको b से भी जाहिर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने क्या किया है, अभी एक खास नाम दे दिया उसको कि जो इसकी शुरू में वेलोसिटी है वो फर्ज कर ले u1 है, वो कोई भी वेलोसिटी हो सकती है, इसकी कोई भी खास वैल्यू हो सकती है। एक और बॉल जिसका मैस m2 है और इस तरह से कि m2 इज ग्रेटर देन m1, जो इसका मैस है वो इसके मैस से ज्यादा है। अच्छा जी, जैसे ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसी लाइन में ये भी मूव कर रही है, और ये मूव कर रही है वेलोसिटी के साथ, सपोज दैट वो वेलोसिटी u2 है। यहाँ पे भी सेम वही बात, इसकी एक खास वैल्यू है वेलोसिटी की, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 20 मीटर पर सेकंड हो सकती है, ये खास वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और इस तरह से मूव कर रही है कि u1 इज ग्रेटर देन u2। अब यहां से कंफ्यूजन नहीं बननी आपके लिए। देखें, यहां से नजर भी आ रहा है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 बड़ा है किससे? m1 से। अब जो m1 है, चूंकि मैस इसका कम है, इसकी वेलोसिटी क्या है? ज्यादा है, ये तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, ये थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी कम है, इसलिए हम लिख लेते हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2। ये बुक में नहीं लिखा, ऐसा ना हो कि आप कहीं ढूंढते फिर रहे हो कि बुक में कहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि इसमें क्या है, ये तो नज़र भी आ रहा है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, और यहाँ पे वेलोसिटी में जब देखें, कंपेयर करें, तो u1 इज ग्रेटर देन u2। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये दोनों मूव कर रहे हैं और हमें पता है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही हो तो उसका मोमेंटम होता है, अगर कोई बॉडी मोशन में हो तो क्या होता है? उसका मोमेंटम। हमने लास्ट लेक्चर में फोर्स एंड मोमेंटम के टॉपिक में पढ़ा था कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम है। मोमेंटम होता क्या है? हमने ये पढ़ा भी हुआ है कि इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, कि ये मोशन की वो मिकदार है जो बॉडी के मैस और उसकी वेलोसिटी की वजह से होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, हमारे पास जो ये बॉल m1 है जो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, जाहिर सी बात इसका मोमेंटम होगा। इसके इस मोमेंटम को हम इनिशियल मोमेंटम का नाम दे लें, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m1, m1 का इनिशियल मोमेंटम। अब सोचेंगे किसके बराबर होगा? जी याद है किसी को मोमेंटम किसके बराबर होता है? मोमेंटम मैंने अभी बताया कि मैस और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। इसका मैस क्या है? m1, और वेलोसिटी क्या है इसकी? u1। इसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है इसका मोमेंटम। तो इसका मैस m1 है, वेलोसिटी इसकी इस टाइम पे u1 है, इसका मोमेंटम इक्वल होगा m1 मल्टीप्लाइड बाय mu1। अच्छा भाई, अब चूंकि ये बॉडी भी मोशन में है, ये भी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर ये मोशन में है मींस दैट इसका भी मोमेंटम होगा। इसका मोमेंटम किसके बराबर होगा? लिख लेते हैं भी, इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2। अब सोचें, सेम यही वाला सिस्टम इस पे लगाएं कि मोमेंटम इक्वल होता है मैस और वेलोसिटी के हासिल ज़रब के। यहां पे इसका मैस क्या है? मैस इज m2 एंड वेलोसिटी इज u2। लो जी, इसका मोमेंटम आ जाएगा। अब इस सिस्टम का अभी तक का टोटल मोमेंटम किसके बराबर होगा? मतलब कुल कितना मोमेंटम है, तो कैसे निकालेंगे? इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो लिख लेते हैं यहां पे टोटल मोमेंटम, इसका टोटल मोमेंटम किसके इक्वल होगा? मोमेंटम प्लस मोमेंटम ऑफ m2। तो लिख लेंगे जी, m1 का मोमेंटम कितना है? यहां पे हमारे पास m1 u1
प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे दूसरे बॉल का मोमेंटम m2u2। लो जी, ये हमारे पास आ गया टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अभी तक जो सूरत हाल चल रही थी यहां तक, लेकिन एक बात आपने पहले मैंने बताई आपको माइंड में होगी कि मैंने कहा कि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन u। अगर ऐसा है तो होना यह चाहिए कि जो ये u1 के साथ मूव कर रही बॉल है, इसको आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब होते जाना चाहिए। करीब होकर क्या करना चाहिए, इसको कोलाइड करना चाहिए। क्या होना चाहिए इनको, क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ये ज्यादा स्पीड के साथ मूव कर रही है, इसके करीब होती जाएगी। क्यों? एक ही लाइन में चूंकि मूव कर रहे हैं, यहाँ पे m2 मूव कर रही है आगे, कोई यहाँ से m1 मूव करती जा रही है, मूव ये भी कर रही है, मूव ये तेजी के साथ कर रही है, टाइम क्या आएगा कि आपस में ही जाकर टकरा जाएंगी। जब आपस में ये कोलाइड करेंगी, सपोज दैट हमने यहाँ पे बना लिया इसको कि ये कोलिजन है इनका, ये m2 कोलाइड किया इसने किसके साथ, m1 के साथ। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। आप कहेंगे भी डिफरेंस क्या रखा है आपने, लॉज, ये आपस में कोलाइड करके जब कोलिजन होगा तो होगा क्या, जो m1 है ये m2 पे फोर्स लगाएगा और m2 क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था कि हर एक्शन का हमेशा एक रिएक्शन होता है, जो मैग्नीट्यूड में तो बराबर लेकिन डायरेक्शन में क्या होता है, अपोजिट। अगर m1 इस पे जो फोर्स लगाता है इसको एक्शन कंसीडर कर लिया जाए, तो m2 भी क्या करेगा, रिएक्शन के तौर पे m1 पे भी फोर्स लगाएगा। मींस दैट m1 फोर्स लगाएगा m2 पे, बदले में m2 भी फोर्स किस पे लगाएगा, m1 पे। जब दोनों पे फोर्सेस लगेंगी तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। लास्ट लेक्चर को आप माइंड में लेके आए, जैसे हमने पढ़ा था कि फोर्स एंड मोमेंटम के अंदर भी कि अगर बॉडी पे फोर्स एक्ट करती है तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहां पर m2 पे भी फोर्स लगी है, m1 पे भी फोर्स लगी है। अगर दोनों पे फोर्सेस लगी है, मींस दैट दोनों की वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। सपोज दैट इसके बाद ये हुआ कि जो m1 है, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर वो v1 हो गई, मतलब कोई भी खास वैल्यू होगी। पहले हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को u1 से लिखा था, अब जो इसकी वेलोसिटी होगी इसको फाइनल वेलोसिटी कह लें। ये क्या हो रहेगी हमारे पास, v1 हम इसको लिख लें, क्योंकि बुक पे ऐसा लिखा है इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल बताया कि आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो m2 है, जाहिर सी बात है इस पे भी फोर्स लगी है, और अगर इस पे भी फोर्स लगी है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हुई होगी। माना कि इसकी जो वेलोसिटी अब है वो v2 है, वेलोसिटी चेंज होगी। पहले इसकी वेलोसिटी u1 थी, चेंज होके क्या होगी, v1। इसकी वेलोसिटी u2 थी, चेंज होके क्या होगी, इसकी v2। अभी भी ये मोशन में है, अगर मोशन में है तो क्या होना चाहिए, इसका मोमेंटम होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बॉडी जब तक मोशन में है तब तक उसका मोमेंटम होगा। यहां पर अब ये मोशन में है तो क्या होगा, इसका भी मोमेंटम होगा और इसमें भी एक खास मोमेंटम होगा। अब कितना मोमेंटम होगा लिख लेते हैं जी, लिखते हैं यहां पे स्टूडेंट्स, फाइनल मोमेंटम ऑफ m1 का फाइनल मोमेंटम। अब सिंपल आपने देखना है कि इनिशियल हो या फाइनल हो, होता किसके बराबर है, मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अब इसका मैस क्या है जी, मैस तो सेम वही रहा, कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है जी। मैस उसका m1 ही है, वेलोसिटी उसकी चेंज होगी, क्या होगी अब इसकी वेलोसिटी v1, तो इसका मोमेंटम इक्वल होगा इसके मैस और अब इस पे मौजूद वेलोसिटी के हासिल ज़रब की। सेम ऐसे ही जो हमारे पास m2 है, इसका भी मोमेंटम हम निकाल लेते हैं, फाइनल मोमेंटम ऑफ m2 वो किसके बराबर आएगा भाई, इसके मैस और इसकी वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। मैस मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम। अच्छा भी सेम ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे टोटल मोमेंटम निकाला कब, बिफोर कोलिजन। आप एक चीज यहां से ऐड कर सकते हो कि दिस इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का ये मोमेंटम,
और ये वाला कौन सा हो जाएगा अभी, इनके कोलाइड करने के बाद का मोमेंटम। इसको आप फाइनल मोमेंटम कह सकते हो या लिख सकते हो सिंपल के मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं अभी, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लिख लेते हैं यहां पे। टोटल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम ऑफ m1 प्लस मोमेंटम ऑफ m2। m1 का मोमेंटम क्या है हमारे पास, m1 v1 प्लस क्या हो जाएगा इसमें मोमेंटम ऑफ m2, तो वो किसके इक्वल है, m2 v2। यहां तक बात समझ में आ गई। सिंपल सिंपल सा काम है, मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल इसकी वेलोसिटी थी, मोमेंटम आ गया जी, बाद में वेलोसिटी है तो मोमेंटम आ गया जी। टोटल यहाँ पे मोमेंटम निकाल लिया, टोटल यहाँ पे भी निकाल लिया। यहाँ पे जो बिफोर कोलिजन मोमेंटम हमारे पास आया वो इसके इक्वल है, आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास मोमेंटम आया वो इसके इक्वल है। अब लॉ क्या कहता है, जैसे मैंने पहले समझाया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। मतलब कि यहां पे अगर हम उसको अप्लाई करें तो जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होगा उतना ही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। टकराने से पहले जितना मोमेंटम होगा, अगर उतना ही मोमेंटम टकराने के बाद है तो कह सकते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। और लॉ के जैसे हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन लिख लेते हैं यहां पे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या इसके अकॉर्डिंग आएगा, वो ये कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। भी लॉ यही कहता है ना कि सिस्टम को मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तभी होगा जब जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले होगा उतना ही मोमेंटम अगर कोलिजन के बाद है तो मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट है। तो लिखते हैं भी इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है हमारे पास, m1 u1 प्लस m2 u2, ये मोमेंटम हमारे पास है बिफोर कोलिजन। इक्वल है ये हमेशा किसके होगा, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या है जी, m1 v1 प्लस m2 v2। लॉ जी, this equation shows that the momentum of a system of an isolated system, ये शर्त है यहाँ पे, हमेशा isolated system का momentum will be constant, means initial momentum of system will be equal to final momentum of system। जितना पहले momentum होगा उतना ही क्या होगा बाद में। कॉन्सेप्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, आप कहेंगे जी पहले इसकी स्पीड ज़्यादा थी, इसका मोमेंटम ज़्यादा था। देखें भाई, इसका पहले स्पीड इसकी ज़्यादा थी, इसका मोमेंटम ज़्यादा था, इसकी स्पीड कम थी, इसका मोमेंटम थोड़ा सा कम था, लेकिन इसका मैस भी तो ज़्यादा था यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें, अगर ये इसका साथ टकराया है, इसकी स्पीड कम हुई है, इसका माना कि मोमेंटम थोड़ा सा कम हुआ है, तो जितना इसका मोमेंटम कम हुआ होगा इस पे फोर्स लगने की वजह से उतना बड़ा भी तो होगा। नहीं बात समझ में आई? देखिए इस पे फोर्स लगी है m2 पे, जिसकी वजह से m2 की स्पीड पहले से क्या हो गई है, वो ज्यादा हो गई है। जब स्पीड पहले से ज्यादा हुई है तो मोमेंटम इसका तो बढ़ गया होगा। अब जितना इसका इसके साथ टकराने से मोमेंटम कम हुआ होगा उतना ही मोमेंटम इसका बढ़ गया होगा। सिस्टम का मोमेंटम तो उतना ही रहा। जितना इसका कम हुआ है उतना क्या होगा, इसका मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो टोटल मोमेंटम क्या आएगा, वो तो सेम आएगा, वो तो चेंज नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। बुक से मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पे इसका टॉपिक दिया गया है। इसका है पेज नंबर स्टूडेंट्स इसका है 69। इंग्लिश मीडियम की बुक है मेरे पास फिजिक्स की, उस पर पेज नंबर 69 है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें पेज नंबर 69 पे तो टॉपिक दिया गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। अब इसमें से याद क्या करना है आपने, याद आपने यहाँ पे लिखा है आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन, बीच में अंडरलाइन यहाँ पे की है हमने।
ये डेफिनेशन करनी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की आपने डेफिनेशन करनी है। 2 डेफिनेशन करके उसके बाद आपने यहाँ से इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करनी है। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ स्फीयर्स m1 एंड m2। यहाँ से लेकर स्टूडेंट्स आपने इसको यहाँ तक याद करना है। ये देखें भी इक्वेशन 3.17 जो है यहाँ तक आपने इसको याद करना है। बाकी इसमें से जो चीज़ें रह गई हैं वो इसकी एप्लीकेशन में आती हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।